हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूं। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है। तो आई होप आपने कहीं ना कहीं न्यूज के अंदर या न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं ये जरूर सुन लिया होगा कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के ईटा जिले में एक एंशियंट टेम्पल जो है उसके अवशेष मिले हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुप्ता डायनेस्टी के गुप्ता काल के दौरान बने हुए एक प्राचीन मंदिर को जो है वो उसके अवशेषों को जो है वो पाया है। इसके संबंध में हम पूरे के पूरे टॉपिक को जो है वो विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है और हमारे ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो डेफिनेटली स्टडी आईक्यू के इन कोर्सेज के साथ में एनरोल कीजिए। रिमेन्स ऑफ 1500 ईयर ओल्ड गुप्ता टेम्पल फाउंड इन उत्तर प्रदेश ईटा। तो उत्तर प्रदेश के ईटा जिले में एक गांव के अंदर एक ऐसे मंदिर के अवशेष मिले हैं जो कि उम्मीद लगाई जा रही है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 1500 साल पुराना है और इसका संबंध जो है वो गुप्ता काल से है। विस्तार से समझेंगे क्यों हमको लग रहा है कि गुप्ता काल से इसका संबंध है, क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें जो है जिनको समझने की जरूरत है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। The Archaeological Survey of India has discovered the ancient temple dating to 5th century in the Gupta period in बिलसाड़ विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का बिलसाड़ गांव जो है ईटा जिले में, वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, एएसआई जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा ये प्राचीन मंदिर के अवशेषों की खोज की गई है। ये जो मंदिर है, ये क्योंकि इसका संबंध गुप्ता पीरियड से बताया जा रहा है, ऐसा क्यों है? यहां पर द स्टेयर्स ऑफ द टेम्पल हैड शंख लिपि इंस्क्रिप्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर कुछ लेख मिले हैं, शिलालेख जिनको कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस, कुछ लिखावट जो है वो इस मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर पाई गई है और ये लिखावट जो है वो शंख लिपि की जो है वो बताई जा रही है। आप जानते हैं लिपि क्या होती है, आप इस तरह देख पा रहे हैं, ये जो है हिंदी भाषा लिखी हुई है। तो ये जो लिपि है जिसमें हिंदी भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि है, आप जानते हैं। तो जब इस तरीके से कुछ भी लिखा जाता है, म स व, तो आप समझ जाते हैं कि ये देवनागरी की लिखावट है। उसी तरीके से जो लिखावट इस मंदिर के इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर नजर आई है, वो जो है वो शंख लिपि में जो है वो लिखी गई है, विच वर डिसाइफर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट सेइंग श्री महेंद्रादित्य। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इसको डिसाइफर जब किया है, इसको, इस शिलालेख को जो है डिसाइफर करके इसको समझने की कोशिश की है कि वो शंख लिपि में लिखा क्या है। तो उनके अनुसार इस शंख लिपि में यहां पर लिखा गया है श्री महेंद्र आदित्य। आई होप आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूं, गुप्ता राजवंश के कुमार गुप्ता वन जो है उनको महेंद्र गुप्ता का की उपाधि जो है वो हासिल थी। कुमार गुप्ता, वन ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, वाज गिवन द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य। तो शंख लिपि में जब महेंद्रादित्य लिखा गया है, इससे ये चीज समझ में आती है कि शायद ये उस दौरान बना था जब गुप्ता राजवंश जो है उनका शासनकाल चल रहा था। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमको काफी सारी चीजों को विस्तार से समझना होगा। जो यहाँ पे चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो होगा कि ईटा जिला, इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि शंख लिपि का क्या रेलेवेंस है और साथ ही साथ गुप्ता साम्राज्य और कुमार गुप्ता के बारे में हम लोग जो है वो विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है इस आर्टिकल के साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले ईटा जिला के बारे में बात करते हैं। ईटा या ईटा जिसको कहा जाता है, ये जो इलाका है कुछ इस तरीके का आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मैप में। यहाँ पर ये ईटा जिला जो है वो मौजूद है। फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा के पास में, दिल्ली से कुछ दूरी पर ये ईटा जिला जो है वो मौजूद है। यहाँ पर ईटा जिला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने एक गांव के अंदर ये अवशेष जो है वो हासिल किए हैं। ईटा इज वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि कल्चरली बहुत रिच है, सांस्कृतिक विशेषता काफी ज्यादा है, क्योंकि ये जो है ये सुरासेना महाजनपदा से संबंध रखता था वैदिक युग में। In the Vedic history, this city
इज कनेक्टेड टू सुरसेना महाजनपदा, और ये ब्रज जो रिज रीजन के रूप में ब्रज सांस्कृतिक क्षेत्र का एक हिस्सा जो है वो माना जाता है। ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस एटा जिला की। इट इज रूल्ड बाय द बिगर किंगडम्स लाइक मौर्याज, गुप्ताज, कुशानाज, इंडो ग्रीक्स बिफोर फॉलिंग इनटू द हैंड्स ऑफ लोकल राजपूत। तो जितने भी इस इलाके के बड़े राजवंश हुए हैं उनके द्वारा इस इलाके को जो है वो यहाँ पर शासन किया गया है, चाहे मौर्याज हो, चाहे गुप्ताज हो, कुशान रूलर्स हो, इंडो ग्रीक्स, और फाइनली फिर ये राजपूत और जाट शासकों के हाथ में जो है वो चला गया था। इस बिलसाड़ गांव को, बिलसाड़ इलाके को 1928 में एक प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया था कि जो बिलसाड़ है ये गांव का नाम है जो कि एटा जिले में मौजूद है। ये एटा जिला जिसकी हम हिस्टोरिकल रेलेवेंस की बात कर रहे थे, ये एटा जिला का रेलेवेंस जो है वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में भी काफी ज्यादा था। इस जिले में बिलसाड़ गांव के अंदर ये अवशेष मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पहले से मालूम था कि यहाँ पर, क्योंकि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट ये पूरा का पूरा रीजन रहा है, यहाँ पर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके हैं, बड़ी बड़ी किंगडम्स जो है वो उन्होंने इस इलाके पे शासन जो है वो किया है, जिस वजह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने इसको जो है वो प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया था। काफी समय पहले प्रोटेक्टेड साइट जो है इसको घोषित कर दिया गया था। हर साल एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो प्रोटेक्टेड साइट्स को स्क्रबिंग जिसको हम कह सकते हैं, वहां पर खुदाई का काम करता है। यानी कि निरंतर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोशिश रहती है कि इन सभी प्रोटेक्टेड साइट से कोई ना कोई जानकारी जो है उसको निकाल कर लाने की कोशिश, कवायद इनकी जो है वो चलती रहती है। इसी दिशा में कुछ ही दिन पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने 2 डेकोरेटिव पिलर्स जो है वो यहाँ से हासिल किए हैं। एक मंदिर के अवशेष के रूप में यहाँ से पिलर्स जो है वो हासिल हुए हैं। द एक्सकेवेशंस हैव इंस्क्रिप्शंस अबाउट कुमार गुप्ता। मैंने आपको बताया कि जो अवशेष मिले हैं उसकी सीढ़ियों पर कुछ लिखावट लिखी गई थी, जिसका अर्थ, जिसको डिसाइफर किया गया है कुमार गुप्ता के बारे में। महेंद्रादित्य जो है वहां लिखा हुआ था, और महेंद्रादित्य जो है वो टाइटल, वो उपाधि जो है वो कुमार गुप्ता वन को दी गई है। कुमार गुप्ता वन जो है वो गुप्ता साम्राज्य के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक जो है वो माने गए हैं। और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये शंख लिपि या शंख लिपि में, शंख यानी कि शेल, आप जानते हैं शंख आपने देखा होगा, सफेद रंग का शेल होता है। कॉन्च स्क्रिप्ट या शेल स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, 5वीं शताब्दी से संबंध रखने वाली ये लिपि के अंदर कुमार गुप्ता वन का नाम महेंद्रादित्य टाइटल जो है वो इस खुदाई में मिला है। द इंस्क्रिप्शन वॉज डिसाइफर्ड एज महेंद्रादित्य। तो यहाँ पर शंख लिपि जो है उसको समझना जरूरी हो जाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, देवनागरी लिपि है, फारसी है, अलग अलग लिपियां। कोई भी भाषा अगर लिखी जाती है तो उसके लिए एक लिपि का इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से अगर हम हिंदी भाषा लिखते हैं तो ये जो शब्दों की बनावट है, ये शब्दावली है, ये दरअसल देवनागरी लिपि है। उसी तरीके से शंख लिपि भी एक प्रकार की लिपि है, इसका नाम जो है वो शंख से आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेल स्क्रिप्ट। इट इज फाउंड इन द इंस्क्रिप्शंस अक्रॉस नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में ये स्क्रिप्ट जो है इसका इस्तेमाल होता था, और उत्तर मध्य भारत में सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शन जो है वो शेल स्क्रिप्ट के पाए गए हैं। इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सजेस्टिंग दैट शेल इंस्क्रिप्शंस आर नेम्स और ऑस्पिशियस सिंबल्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। बहुत ज्यादा वर्णों की संख्या नहीं है। रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल जैसे अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसी तरीके से शेल स्क्रिप्ट के अंदर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो बहुत कम है। इससे क्या चीज समझ में आती है? इससे हमको ये समझ में आता है कि ये भाषा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारणों के लिए ही इस्तेमाल होती थी। कुछ ऑस्पिशियस सिंबल्स या कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। कुछ इस तरीके की, ये आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये जो निशान है इस तरीके के गोल आकार, तो इस वजह से ये गोल आकार तरीके से जो ये लिखी गई है, इस वजह से इसको शेल स्क्रिप्ट, शंख जैसे आकार में अक्षर जो है वो लिखे जाते हैं। शंख आपने देखा होगा, इस तरीके का शंख का जो है वो शेप रहता है। तो शंख के आकार के जो सिंबल्स या अल्फाबेट जो है इस भाषा में लिखे जाते हैं, इस वजह से इसको शंख लिपि या शेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। इस शंख लिपि को पहली दफा 1836 में उत्तराखंड इलाके में एक अंग्रेज स्कॉलर जिनका नाम जेम्स प्रिंसेप है, उनके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो पहली दफा 1836 में जेम्स प्रिंसेप ने इस स्क्रिप्ट की, इस लिपि की खोज करी थी। जेम्स प्रिंसेप एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इंग्लिश स्कॉलर है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड रहे हैं, और साथ ही साथ खरोस्ती ब्राह्मी, ब्राह्मी आपने सुना होगा, खरोस्ती स्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा। प्राचीन काल में भारत की इंपॉर्टेंट लिपियां थी, ब्राह्मी हो गई, खरोस्ती हो गई। इन लिपियों को भी डिस्कवर करने वाले जेम्स प्रिंसेप ही थे। तो इतिहास में जब भी
किसी भी पर्टिकुलर लिपि की बात होती है तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो एक इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है, और इन्हीं जेम्स प्रिंसेप ने इस शंख लिपि को भी जो है वो इसकी खोज करी थी 1836 में। इस शंख लिपि का उपयोग कहां कहां पर हुआ है? द प्रोमिनेंट साइट्स विद शेल इंस्क्रिप्शन, मुंडेश्वरी टेम्पल बिहार, तो बिहार का मुंडेश्वरी टेम्पल है। उदयगिरी केव्स मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र का मानसर, और गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ अलग अलग इंपॉर्टेंट स्थलों पर यह भाषा जो है, इस लिपि का प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। और हाल ही में एटा जिला में जो अवशेष मिले हैं एक पुराने मंदिर के, वहां पर भी ये लिपि जो है इसको देखने को मिली है, जिस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। और जो लिपि मिली है, जब उसको डिसाइफर किया गया, यानी कि समझने की कोशिश की गई कि शंख लिपि में वहां पर लिखा गया है, तो लिखा वहां पर गया था महेंद्र गुप्ता, जो कि टाइटल था गुप्ता शासक कुमार गुप्ता वन का। तो कुमार गुप्ता वन जो है, ही वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता टू एंड रेन फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1414, 414 से 455 ईस्वी में इन्होंने शासनकाल किया। चंद्रगुप्ता टू के बाद ये उनके उत्तराधिकारी बने। उनका जो शासन काल है इज कंसीडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ गुप्ता। तो गुप्ता साम्राज्य के स्वर्ण युग के रूप में कुमार गुप्ता का जो शासनकाल जो है वो माना गया है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स में शामिल है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इवन यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्ता वन द्वारा गुप्ता साम्राज्य में की गई थी। इनको शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो महेंद्रादित्य, शक्रादित्य, ये टाइटल जो हैं वो कुमार गुप्ता वन को मिले हैं। द रेन ऑफ कुमार गुप्ता वन वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द रिवॉल्ट ऑफ पुष्यमित्रा ट्राइब। तो पुष्यमित्रा ट्राइब ने हमला कर दिया था गुप्ता साम्राज्य के ऊपर। तब शासन में जो राजा थे वो कुमार गुप्ता वन थे, और इन्होंने बहुत सफलता से इस पुष्यमित्रा ट्राइब को और हुनास के इन्वेजन को, हुनास के आक्रमण को जो है वो विफल कर दिया था। ही सक्सेसफुली रेजिस्टेड द इन्वेजन फ्रॉम पुष्यमित्रा ट्राइब एंड हुनास। तो पुष्यमित्रा ट्राइब का एक विद्रोह जो है इनके शासनकाल में हुआ था, हुना ने आक्रमण आकर के कर दिया था। तो इन दोनों ही सिचुएशन से सफलतापूर्वक इन्होंने अपने शासन की रक्षा की थी, जो कि इनके पूरे के पूरे रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो रहा था। तो काफी हद तक एक बहुत सफल शासक के रूप में कुमार गुप्ता वन जो है वो गुप्ता साम्राज्य के माने गए हैं। अगर हम गुप्ता राजवंश की, गुप्ता डायनेस्टी की पर्टिकुलरली बात करें, तो ये ऐसा साम्राज्य है जो नॉर्थ, सेंट्रल और सदर्न इंडिया के अंदर फैला हुआ था। करीब 320 से 550 ईस्वी तक इन्होंने जो है वो शासन किया है। तो बहुत बड़ा एरिया जो है वो गुप्ता साम्राज्य के अधीन आता था। द पीरियड इज नोटेड फॉर इट्स अचीवमेंट्स इन द आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंसेज, रिलीजन एंड फिलोसफी। चाहे धर्म हो, चाहे कला हो, चाहे वास्तुकला हो, चाहे विज्ञान हो, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं था, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां पर गुप्ता साम्राज्य के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स नहीं हुई थी। तो इसी वजह से बहुत सारे कारण जो है वो मिल करके गुप्ता डायनेस्टी को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ऑफ इंडिया जो है वो बनाती है। गुप्ता डायनेस्टी की शुरुआत जो है वो श्री गुप्ता द्वारा की गई थी। श्री गुप्ता ने गुप्ता वंश की स्थापना जो है वो करी थी। इसके अलावा चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, कुमार गुप्ता और बहुत सारे ये प्रमुख गुप्ता वंश के शासक जो हैं ये इनके नाम है। तो गुप्ता साम्राज्य की हिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा रिच रही है इंडिया के रेलेवेंस में। तो इंडिया के रेलेवेंस में ये गुप्ता साम्राज्य इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम इस विषय में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ ही समय पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मंदिर के अवशेष प्राप्त किए हैं उत्तर प्रदेश के एक जिले में, जिसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो गुप्ता राजवंश के कुमार गुप्ता वन से संबंध रखते हैं। इस वजह से गुप्ता डायनेस्टी को समझना, इस वजह से शंख लिपि को समझना और उत्तर प्रदेश के एटा जिला को समझने का जो है वो इंपॉर्टेंस था, उन विषयों पे हमने बात करी है। अभी हम बात कर लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि यही वो बॉडी है जिसने ये पूरा का पूरा डिस्कवरी जो है, खोज जो है वो करी है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अवशेष जो है वो ढूंढे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। भारत के इतिहास के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे का है, क्योंकि ये काम ही जो है वो भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण का करता है। यानी कि जितनी भी एंशियंट चीजें हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनको ढूंढना और उनको संरक्षित करने का कार्य जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ में काम करने वाली एक इकाई है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक एजेंसी है जो भारत के इतिहास में जाकर के इस तरीके के
कोई भी डेवलपमेंट्स, कोई भी चीजें अगर मिलती हैं तो उनको संजो के उनको संरक्षित रखने का काम करती है। It engages in archaeological research and conservation and protection and preservation of ancient monuments and archaeological sites in the country. ये पुरातत्व अनुसंधान और संरक्षण, देश में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थलों के संरक्षण के लिए काम करती है। जब भी कभी इस तरीके की कोई भी एंशियंट कोई बिल्डिंग हो, कोई मूर्ति हो या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसका संबंध इतिहास से होता है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का रोल जो है उसमें आता है। इसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स को खोजा है और साथ ही साथ उनको आज तक संजो करके संरक्षित करके रखा है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है विस्तार में चर्चा करता था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, गुप्ता साम्राज्य के बारे में, गुप्ता साम्राज्य के कुमार गुप्ता वन के बारे में और शंख लिपि के बारे में, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें हाल ही में न्यूज के अंदर देखी गई। दोस्तों आई होप ये आर्टिकल आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो स्टडी IQ पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में, तो डेफिनेटली हमारे साथ इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।